एनडीटीवी पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रही हैं और जब मैंने बोला जुड़ रही हैं तो आप समझ भी गए होंगे कि कौन हो सकती हैं वो। दिल्ली में बीजेपी ने कमाल किया और उस कमाल के बाद दूसरा कमाल भी कर दिया। पहला कमाल ये हुआ कि 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली में अपनी सरकार बनाई और दूसरा कमाल ये हुआ कि वहाँ पर महिला मुख्यमंत्री को बिठा दिया। जो वर्षों पुराना सपना था, जो सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बना के और फिर से पूर्णकालिक महिला मुख्यमंत्री देने का, वो पूरा किया आज की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने। हमारे साथ रेखा गुप्ता जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले सवाल से शुरू करते हैं। आपने एबीवीपी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और 30 साल का करियर, उसके बाद आज आप दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। लगता है आपको कि आपने कुछ अचीव कर लिया? देखो, दो तरह की अचीवमेंट मैं मानती हूँ। एक, पहले उस मुकाम पे पहुँचना जहाँ आप कुछ कर सको, और दूसरा उस मुकाम पे पहुँच के असल में कुछ करने की स्थिति में आना। एक अचीवमेंट तो हो गया कि आज एक ऐसी जिम्मेवारी पे मैं हूँ जहाँ मैं परफॉर्मेंस दे सकती हूँ। परफॉर्मेंस करके दिखाना वो अचीवमेंट बाकी है। आप कैसी दिल्ली सोचती हैं? एक दिल्ली जो आपने देखी, आप छात्र जीवन से आप बड़ी राजनीति करते हुए आई, तो एक दिल्ली आपने देखी, एक दिल्ली जिसको लोग याद करते हैं शीला दीक्षित की दिल्ली। अब आपके सपनों की दिल्ली कैसी है? क्या आप इसमें बड़ा बदलाव करके जाएंगे कि लोग याद रखें कि हाँ, रेखा गुप्ता एक मुख्यमंत्री थी, उन्होंने ये कर दिया? देखिए, पहले की सरकारों ने जो किया, पर मुझे ये मालूम है कि आज भी दिल्ली जो है छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए तरस रही है। आज आप किसी भी दिल्ली वासी से बात कीजिए, वो कहता है मेरे घर में पानी की दिक्कत है, मेरे यहाँ साफ पानी नहीं आ रहा, मेरा सीवर लाइन भरा हुआ है, मेरे सड़क के आगे गड्ढे है, मेरी नाली ओवरफ्लो है। एक छोटी छोटी समस्याएं दिल्ली के लोगों को तंग करे रखती है। उसका पार्क, उसके आसपास का माहौल, वो पॉल्यूशन लेवल से दुखी होता है, उसको ट्रैफिक कंजेशन से दुखी होता है, उसको लगता है बारिश आई तो देखिए पानी भर गया, पूरी दिल्ली रुक जाती है, जाम हो जाती है, घंटों का ट्रैफिक जैम रहता है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के सिस्टम में कमी बहुत ज़्यादा है। दिल्ली जो देश की राजधानी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। उसमें एजुकेशंस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ अनलिमिटेड होनी चाहिए। उसमें हेल्थ के लिए कोई व्यक्ति इतना सा भी परेशान नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मेरे सपनों की दिल्ली कहो या मोदी जी के विज़न की दिल्ली कहो, उस लेवल तक दिल्ली को लेके जाना चाहिए। आपके बेसिक चीज़ों के लिए दिल्ली दुखी हो, मतलब दिल्ली देश की राजधानी हो के ओपन डेफिकेशन हो, यहाँ झुग्गी के हमारे भाई बहन खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हो, वहाँ की बहन बेटियाँ मतलब जहाँ स्नान घर ना हो, तो ऐसी दिल्ली का सपना तो किसी भी दिल्ली वासी ने नहीं देखा। दिल्ली जो हरी भरी हो, दिल्ली जो साफ़ सुथरी हो, दिल्ली जहाँ अप टू डेट हर चीज़ ट्रांसपेरेंट हो, दिल्ली जहाँ करप्शन ना हो, दिल्ली जहाँ सारा सिस्टम ऑनलाइन हो, दिल्ली जहाँ ग्रीवियंस रिड्रेसल ऐसा हो कि आप एक फ़ोन कॉल करें और सर्विस हाजिर हो। दिल्ली ऐसी होनी चाहिए। लेकिन पहले भी कई नेता दिल्ली की तुलना करते रहे, कहते रहे कोई कहता संघाई बना देंगे, कोई कहता है कि सिंगापुर बना देंगे, कुछ कहते हैं कि दुबई बना देंगे। तो आपका लक्ष्य किस तरह की दिल्ली बनाने का है? दिल्ली को दिल्ली बनाना है। दिल वालों वाली दिल्ली। दिल वालों की तो है ही, पर दिल्ली जो देश की राजधानी है, जो एक राजधानी के लिए हमारी अपेक्षाएं हैं कि राजधानी ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ कोई आए देश भर से तो उसको गर्व महसूस हुए कि मैं दिल्ली आया हूँ। वो जो यहाँ से इमेज लेके जाए, वो पूरे देश में प्रचारित हो, प्रसारित हो, लोग कहें भी दिल्ली गया था। दिल्ली जैसा सैनिटेशन सिस्टम, दिल्ली जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली जैसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहीं नहीं दिखे। ऐसी दिल्ली होनी चाहिए। दिल्ली को दिल्ली बनाना है। जी, आपके बारे में लोग बड़ी क्यूरियोसिटी रखते हैं, तो इसलिए वापस आपके छात्र जीवन पर लौटते हैं। हरियाणा से एक परिवार दिल्ली आया, कंजर्वेटिव सोसाइटी से आया, उसके बाद उनकी बेटी राजनीति में आ गई। जब डूसू का इलेक्शन लड़ने की बात आई तो हमने सुना है कि आपकी माताजी पिताजी इसके खिलाफ थे। पिताजी नहीं, माताजी खिलाफ थी। माँ खिलाफ थी। वो कहती थी कि राजनीति जो है वो बनियों के बच्चों का काम नहीं है। बनिया तो अपना सीधा साधा अपना जीवन यापन करे, और लड़की है तो भाई शादी कर, अपने घर जाओ।
तो उनको बड़ा लगता था कि भाई ये राजनीति वगैरह ठीक नहीं है, शौक़ हमारे परिवार के बच्चों के लिए, और कल को परिवार में, समाज में, शादी ब्याह में दिक्कतें आ सकती हैं। पर पिताजी मेरे बड़े सपोर्टिव रहे। उनको लगता था कि अगर हमारे बच्चे को मौका मिल रहा है तो उसको आगे जाने दिया जाए, और उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया। और मैं समझती हूँ कि आज वो होते, कोविड के दौरान उनका नहीं रहे वो, और आज वो होते तो जितनी खुशी उन्हें होती शायद ही किसी और को होती। तो मैं आज उनको मिस करती हूँ कि देखिए पापा मैं कहाँ खड़ी हूँ। और आप भावुक हो रहे हैं कहते हुए। बिल्कुल बिल्कुल हो रही है। बहुत मिस करती हैं पिताजी को, बार बार वो लम्हा याद आता है। 100% बहुत मिस करती हूँ मैं उनको, क्योंकि उन्होंने बेटी के लिए जो सपना देखा वो उसे देख नहीं पाए। सपना भी नहीं देखा होगा, वो तो खुश थे कि मेरी बेटी आगे बढ़े, करे, समाज, बड़ी खुशी होती थी उनको। कभी मैं कुछ करके आती थी तो ये बड़ा अच्छा हुआ, ये बड़ा अच्छा हुआ। आज मैं उनको बताने के लिए वो है नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ। तो उनकी आंखों में भी वही सपना था कि आप एक दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री बिल्कुल बने? बिल्कुल नहीं, मुख्यमंत्री का सपना नहीं, पर जो एक एक कदम मैंने जीवन में बढ़ाया वो खुश रहते थे। मैं निगम पार्षद लड़ी, उनको बड़ा अच्छा लगता था कि देखो मेरी बेटी का आज नाम है। वो मैं विधायक लड़ी तो उनको बड़ा गर्व महसूस होता था कि नहीं मेरी बेटी, ये समाज में उसका मान सम्मान इज्जत है, बड़ा खुश होते थे। तो आज मुख्यमंत्री बन के तो न जाने कितना खुश होते। लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि जब आप आपके पिता आपको प्रमोट कर रहे हैं तो कि उनका जो सपना है उसको पूरा करने के लिए आपको कभी ऐसा लगा कि मन भी मारना पड़ा कि यार आज मान लो इस प्रदर्शन में जाने का मन नहीं है, यार आज घर पे रहने का मन है, यार छोड़ते हैं राजनीति, घर बार संभालते हैं, बच्चे देखते हैं, परिवार देखते हैं? खैर उसमें पिताजी का वो नहीं था, वो कभी ना हमें कहते थे कि आप करो और ना कभी ये कहते थे ना करो। उनको था कि बच्चों को इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो करें। परंतु घर परिवार में जब आप रहते हो, परिवार, बच्चे, पति, तब ज़रूर आपको कई बार ऐसी तकलीफ़ आती है कि आपको चूज़ करना पड़ता है कि व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी। आपको कई बार परिवार का प्रायोरिटी। एक बार मेरे पूरे कार्यकाल में हस्बैंड का बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ और वो एक्सीडेंट बहुत मेजर था, वो 1.5 महीना हॉस्पिटलाइज रहे। तो मैं सब कुछ छोड़ करके केवल उनके ध्यान के लिए उनके साथ रही। तो दैट वाज माय प्रायोरिटी ऑन दैट टाइम। और आज मेरा पूरा परिवार मुझे सपोर्ट करता है कि आप जो समाज के लिए, दिल्ली के लिए जिम्मेवारी वो आपको मिली है वो आप पूरी कीजिए। तो हर वक्त की, हर सिचुएशन की अपनी प्रायोरिटीज़ होती है। जी, जब आप दूसू का इलेक्शन लड़ने गए तो आपको आपने घर में सब तैयार हो जाएं, माताजी भी तैयार हो जाएं, उसके लिए आपने आरएसएस वाला कोई रूट लिया? आपके घर के पास प्रचारक रहते थे, आपने बताया एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को कि उनके पास जाइए आप, वो मेरी माताजी को राजी कर लेंगे, ऐसा कुछ हुआ था? मैं अक्सर ये मानती हूँ, हर बच्चे को ये पता होता है कि उसके मम्मी पापा को मनाया कैसे जाए। हर बच्चे को। मैंने कल एक यूनिवर्सिटी में मेरा प्रोग्राम, तो तब भी मैंने ये बात कही कि हर एक पेरेंट, बच्चे को ये पता है हर कि भी मेरे मम्मी कैसे मानेगी, मेरे पापा कैसे मानेंगे, उनको कैसे मनाना है। तो मुझे भी पता था कि मेरी माँ को अगर मनाना है तो क्या करना है। तो डूसू प्रेसिडेंट का उस दिन डिक्लेरेशन होना था, नॉमिनेशन भरना था, और घर में माहौल बड़ा गर्म था कि भी नहीं, किसी भी हाल में चुनाव नहीं लड़ने देना है माँ की ओर से। तो पार्टी चाहती थी कि मैं चुनाव लड़ूं। 11 बजे नॉमिनेशन का आखिरी समय था और पूरी पार्टी मेरे घर बैठी थी कि भाई इनके घर में मनाया जाए कि कैसे इसको डूसू प्रेसिडेंट लड़ाना है हमें। तो मैंने उन्हें इशारा दिया कि मेरी मम्मी को ये लोग मना सकते हैं जो हमारे पड़ोस में जो कुछ परिवार होते हैं आपके, जिनमें आपका बहुत प्रेम प्यार होता है, तो वो संघ की जिम्मेवारी पे थे। मैंने कहा भाई उनसे, संघ वालों से उनको कहलवाओ, वो यहाँ आके कहेंगे तो मेरी माँ। और वो ऐसा ही हुआ, वो लोग आए, माँ को कहा कि भाई तुम्हारी क्या जिम्मेवारी है भाभी जी, आप चिंता क्यों कर रही है, हम बैठे, हम करेंगे ना, अब सारी चिंता तुम ही करोगी तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने बिल्कुल तब भी मानी नहीं, तुम्हारी मर्जी है, फिर जो मर्जी करो, फिर मुझे मत बोलना करके उन्होंने अपनी कंसेंट दे दी। और जब मैं चुनाव लड़ी तो मैं देखती थी कि सुबह सवेरे उठ के वो मेरी ड्रेस प्रेस होके वहाँ टेबल पे मुझे मिल जाती थी। वो बात नहीं करती थी, पर मुझे कौन सी ड्रेस पहन के जानी, वो तैयार प्रेस होके मुझे मिलती थी। लेकिन रेखा जी, जब अचानक से एलिवेशन होता है, आप पार्षद से सीधे मुख्यमंत्री, विधायक बने और मुख्यमंत्री बन गए,
तो एक सामान्य कार्यकर्ता जब पद पे आता है तो एक आम कार्यकर्ता के लिए वो संदेश होता है, या जो सीनियर लोग होते हैं और जो नहीं बन पाते हैं उनके मन खटास से भर जाते हैं? एक भाव जो है भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बड़ा क्लियर है। जो संगठन ने तय कर दिया उसकी अनुपालना सबने करनी है, ये बहुत क्लियर है। और ये हमारे संगठन परिवार का पद्धति का हिस्सा भी है और हम सब उस समझ के उस अनुशासन में रहते भी हैं। निश्चित रूप में जब कार्यकर्ता को कोई पद दायित्व मिलता है तो उसकी खुशी अपार होती है और वो दिखती है ऊपर से नीचे तक, पूरे संगठन में, पूरे देश में, पूरे राज्य में। वो मैंने खुद ने बहुत महसूस किया। पूरे देश की महिलाएं इतना खुश हैं, हमारा पूरा महिला मोर्चा, महिला कार्यकर्ता, इवन एक सामान्य महिला भी, वो भी अपने आप को कनेक्टेड महसूस करती है। उसे ऐसा लगता है कि वही बन गई है। और इतना आप सोचिए कि जितना ये चैनल का टीआरपी चल रहा है ना, वो देश की महिलाओं की वजह से चल रहा है, क्योंकि वो रोज़ ये देखना पसंद करती है कि भी मेरी एक बहन जो मुख्यमंत्री बनी है वो क्या कर रही है। वो अपने आप को कनेक्टेड फील करती है। तो ये सौभाग्य की बात है। और ये एक कंसर्न जो है वो आम महिलाओं के साथ जो जुड़ाव और उनका जो आशीर्वाद और जो प्यार मुझे मिला, ये मेरे लिए ब्लेसिंग है। आप अभी भी छोटे से घर में, उसी घर में रह रही हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के, क्या सरकारी घर नहीं लेंगे? और छोटा नहीं है, मेरा घर अच्छा खासा है, सफिशिएंट है, पर हाँ मुख्यमंत्री के हिसाब से उतना उपयोगी नहीं है, क्योंकि रोज़ाना सैकड़ों लोग वहाँ आते हैं। तो जब भी मुझे अलॉट होगा मैं जाऊँगी। शीश महल का क्या होगा? कुछ विचार हुआ सरकार के पास? कई ऑप्शन हैं। शीश महल के लिए अनेकों सुझाव आ रहे हैं और कुछ ऐसा हम सोच रहे हैं कि जिससे उसकी अधिकतम उपयोगिता हम निकाल पाएँ। और क्योंकि जनता के पैसे से बना हुआ करोड़ों रुपए की लागत का वो बिल्डिंग है, तो मैक्सिमम यूटिलाइज हो और उसका एक भरपाई हम कर पाएँ, ऐसा कुछ हम सोच रहे हैं। जल्द कर लेंगे। ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन तो अलग अलग प्रकार के आते हैं। कोई कहता है बेच दीजिए, खरबों रुपए आ जाएंगे, अरबों रुपए आ जाएंगे, इसको जमा कर दीजिएगा ट्रेजरी में। कोई सुझाव आता है कि इसको, क्योंकि दिल्ली का अपना कोई स्टेट गेस्ट हाउस नहीं है, तो इसको वो बनाया जा सकता है। कोई कहता है जनता दरबार बना दीजिए, लोग आएँ जाएँ आराम से वहाँ काम करवाएं। कोई अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं। तो अभी हमने ऐसा कुछ विचार नहीं किया, पर बहुत जल्द इसको विचार करके, क्योंकि उसको हम चाहते हैं कि वो यूटिलाइज हो जाए। जी, आपकी सरकार बन गई है, आपके मंत्री काम कर रहे हैं, आप लगातार काम कर रहे हैं, रोज़ आप कहीं ना कहीं प्रोग्राम में होते हैं, लेकिन एक अपोजिशन की तरफ से शिकायत है कि आपकी पार्टी और आपकी सरकार अरविंद केजरीवाल को अभी भी कोसती रहती है कि ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं करें किया। क्या? न्याय तो कर दिया जनता ने, अब काम करिए। नहीं, क्या करें? रोज जब हम सामने देखते हैं कि भाई कितना गंदगी मचा के गए हैं, जिस जगह से हम कुछ हटाते हैं वो उसी के नीचे फंगस निकल निकल के आता है। पूरे सिस्टम को जिस प्रकार से उन्होंने बर्बाद किया है, सालों तक, सदियां उनको कहेंगी हम। मैं तो कहती हूँ कि लम्हों ने खता की, जनता ने एक बटन दबा के उसको बना तो दिया। यहाँ लम्हों ने खता की और सदियां सजा पा रही हैं और पाती रहेंगी। जो जो कमियां उन्होंने की, आज कोविड के समय में हजारों लोग दिल्ली के मर गए, सिर्फ इसलिए कि सरकार की अनदेखी, सरकार की लापरवाही, सरकार की तैयारी नहीं होने के कारण। क्या वो जिंदगी भर उनको भूल पाएंगे कि इस सरकार के कारण हमारे घर से हमारे पिता का साया उठ गया, या हमारे घर से ये परिवार का सदस्य मर गया? वो समय कोई भूल पाएगा जहाँ शमशान घाटों पे लाइनें लगी हुई थी? लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते थे कि केंद्र सरकार सपोर्ट नहीं कर रही, ऑक्सीजन नहीं दे रही, हम क्या करें? देखिए, केजरीवाल साहब तो कौन सा ऐसा मौका था जब उन्होंने कहा नहीं होगा। आज ही आयुष्मान योजना के कार्ड बटे और पीएम अभीम योजना का एमओयू साइन हुआ। केंद्र सरकार ने उस समय भी 2021 के समय भी जब पूरे देश में योजना लागू की, तब भी दिल्ली सरकार को कहा कि भाई आप ले लीजिए। तब भी दिल्ली सरकार को कहा कि पीएम अभीम, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना आप ये लीजिए, आयुष्मान योजना लीजिए। आज ही की बात बता रही हूँ, 2400 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को 2021 में दिए कि भाई इसका उपयोग कीजिए और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डेवलप कीजिए जनता के लिए, हेल्थ सेक्टर का। नहीं इस्तेमाल किया।
आज 2025 में हम खड़े हैं, हमारी सरकार ने आने के बाद वो MOU साइन किया और आप मानिए जो काम 5 साल में होना था 2400 करोड़ रुपए जो खर्च होने थे, अब हमें वो अगले 11 महीने में खर्च करने पड़ेंगे, अदरवाइज वो लैप्स हो जाएंगे। जब पहली बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने डेडलाइन रखी कि 5 साल में यमुना को साफ कर देंगे, वो तो हो नहीं पाई। लेकिन आपकी डेडलाइन क्या है, कब तक यमुना साफ हो जाएगी, स्वच्छ और निर्मल हो जाएगी? देखिए, यमुना कोई साफ होने की कोई डेडलाइन यदि कोई देना तो वो उसका मैं मानती हूँ, एक बड़ी लंबी डेडलाइन दे दे तो फिर उस दौरान तो हो ही जाएगा, पर ये कहे कि 2 साल में 2.5 साल में, मुझे लगता है वो गलत था कहना। मैं आज मुझे 50 दिन हुए मेरी सरकार को, हर 15 दिन में वो सारी बड़ी ड्रेन्स जो यमुना जी में जाके गिरती हैं, 22 बड़े नाले गिरते हैं, 22 बड़े नाले, जिसके कारण से यमुना दूषित होती है, रोजाना का रिव्यू 15 दिन में। खुद आज भी सुबह मैंने 5 घंटे बारापूला से वजीराबाद से शुरू करके नजफगढ़ ड्रेन तक, आप सोचिए दिल्ली के दोनों कोने से सारी ड्रेन्स पे जाकर के खुद विजिट किया कि अब काम का स्टेटस क्या है, अगले 15 दिन में काम का स्टेटस क्या है, उससे अगले 15 दिन में क्या स्टेटस है। टाइम बाउंड तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व किया जा रहा है, कितनी मशीनरी, कितना सिल्ट निकला, क्या है। जब तक आप काम करेंगे नहीं, रिजल्ट कैसे आएंगे? देखिए, NDTV ने कल ही दिखाया कि जितने ड्रेनेज हैं वहाँ जो STP है वो सिर्फ कागजों पे चल रहे हैं, नीचे स्तर पर चल रहे थे टू बी रेक्टिफाइड। अब सारे और वर्किंग है? ना पहले के STPs वर्किंग थे, ना उनकी और कोई ध्यान था। जब मैंने बजट प्रस्तुत किया 1 लाख करोड़ का, उसमें एक एक हेड में मैंने प्रोविज़न रखा पुराने STPs को रिपेयर करने का, नए डिसेंट्रलाइज STPs खोलने के लिए, जो पानी हमें मिल रहा है उसको कैसे हम रिसीव करें। आज तक खुली नहर में पानी जाता है, 30% तो ग्राउंड हो जाता है, अब 30% लीकेज होता है, जितना पानी आप ले रहे हो बाकी जगह से लाके उसको एक बिल्कुल बड़ी पाइपलाइन के माध्यम से हम रिसीव करें, उसमें जो स्मार्ट मीटर्स लगें या उसमें से लीकेज ख़त्म हो, उसमें से चोरी हटे, आपके वाटर टैंकर चलते हैं उसमें से GPS लगे। लेकिन अभी भी जो फीस का मुद्दा है, हर साल स्कूल फीस बढ़ा देते हैं, कल ही पेरेंट्स ने जमकर प्रदर्शन किया, इस पर कैसे लगाम लगेगी? क्योंकि लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ती है लेकिन हर साल बच्चों की फीस 10% तक बढ़ जाती है। ये जो प्राइवेट स्कूल वाले होते हैं, ये तो हर स्कूल चाहता है कि मेरी फ़ीस बढ़े। वो उनके लिए कई बार स्कूल केवल शिक्षा देने के संस्थान नहीं है, उनके लिए कई बार बहुत सारे ऐसे भी स्कूल्स हैं जो इसको बिजनेस मान के काम करते हैं और वो अपना प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से चीज़ें चलती हैं, उनकी इंस्टीट्यूशन उनके प्रॉफिट मेकिंग रहते हैं। पर दिल्ली सरकार की ओर से जरा सा भी सपोर्ट इस प्रकार के किसी भी स्कूल को नहीं रहने वाला। हम तो एक फुल प्रूफ सिस्टम लाना चाहते हैं जिसकी तैयारी अभी सरकार कर रही है, जिसमें हर नियम फीस बढ़ने का ना बढ़ने का क्या उसका क्राइटेरिया होगा और पेरेंट्स के साथ में कोई अन्याय ना हो, कोई स्कूल उसको ये धमका ना पाए कि आपने फीस नहीं दी आप जाके बाहर खड़े हो जाइए। हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नियम लेके आने वाले हैं और हर स्कूल को वो मान्य होने पड़ेंगे। बिजली आपूर्ति की दिक्कत है दिल्ली में, क्योंकि विपक्ष रोज कह रहा है कि हमारे यहाँ बिजली चली गई, हमारे यहाँ चली गई। एक पूर्व मंत्री ने ट्वीट किया, फोटो 4 बजे के आसपास, अंधेरा कमरा था, वो कह रहे थे आज खाना भी नहीं अब आप उनके घर में जाके बफर लगाइए कि भाई आपका मन कर रहा है आप अपनी पूरे भरे हुए घर की लाइटों में सब ऑफ करके कैंडल लगा के डिनर करना चाहेंगे, तो आप कुछ भी बोल दीजिए कि मेरे घर में लाइट नहीं है, तो क्या माना जाएगा? कोई इस बात का प्रूफ है, कोई ग्रिड का फेलियर है, कोई हमें बताए, कोई कंप्लेंट है, कोई जाकर कुछ नहीं, नोटंकी। मतलब वो लोग इतना अच्छा स्क्रिप्ट राइटर्स हैं कि मैं क्या बताऊँगा विकास जी, तो इतने अच्छा स्क्रिप्ट लिखते हैं फिर उसको, और उन लोगों को एक्टिंग इतना ज़बरदस्त आता है। मतलब आप मानिए ना, आप केजरीवाल साहब थे, मतलब अच्छे खासे शीश महल में रहने वाला व्यक्ति शर्ट कैसी पहनता था, पेन कौन सा टांगता था, चप्पल कैसी पहन, तो दे आर एक्टर्स, वो कैसा प्ले करना चाहते हैं ये तो उनके ऊपर है। परंतु कोई पावर का प्रॉब्लम इतना सा भी नहीं है। आपको गर्मी के आने से पहले आपको तैयारी करनी पड़ती है, आपको ग्रिड साफ करवानी पड़ती है, आपको ग्रिडिंग पे काम करना पड़ता है। वो काम जो हो रहा है वो दिल्ली में हो रहा है, वो डिक्लेयर्ड है। अनडिक्लेयर्ड पावर कट दिल्ली में बिल्कुल भी नहीं है,
कोई एक जन बता दे कि अनडिक्लेयर्ड पावर कट क्या हुआ। पिछली बार जो बिजली की डिमांड पीक 8,000 मेगावाट से ऊपर गई थी, इस बार और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। क्या आप दिल्ली के लोगों को एश्योर करेंगी कि पावर कट नहीं होने वाला है, डिमांड कितनी भी बढ़ जाए? हम मान के चल रहे हैं कि पिछली बार 8,000 थी तो इस बार 9,000 मेगावाट तक जाएगी डिमांड, और हम उसी तैयारी के साथ ही काम कर रहे हैं। हमने अपनी इस बार के बजट में भी पीएम सूर्य उदय योजना के ऊपर भी पूरा लाए, ताकि हम हाउस होल्ड को मोटिवेट करें कि वो और सोलर सिस्टम लगाए, और हमारा भी कंजम्पशन को हम किस तरीके से मीट कर सकते हैं। सारी तैयारी है सरकार की। जितना पिछली सरकारों में होता रहेगा उससे बेहतर, उससे अच्छा काम इस सरकार में होने वाला है। उससे कम पावर कट, उससे बेहतर सुविधाएं, उससे ज़्यादा केयर टेकिंग यहाँ रहेगी। एक चीज़ बताइए, दिल्ली में सरकार चलाना क्या बहुत कठिन है? सरकार चलाना कठिन नहीं होता है, दूसरे के बनाए हुए गड्ढों को भरना कठिन होता है। सरकार तो आप अच्छा सा दीजिए, आप मोदी जी जो कर रहे हैं वो अगली सरकार को हैंड होल्डिंग देंगे तो उसके लिए तो आनंद ही आनंद है, कोई दिक्कत थोड़ी ना। अब हमको ऐसा गड्ढों वाला रोड दे करके गए हैं कि लगे रहिए इसको भरने में, और देखेंगे। अब जैसे वो हमको बोलते हैं कि 2,500 रुपये दीजिए, 2,500 रुपये नहीं दिया, 2,500, उनको मालूम है कि खजाने तो हम खाली करके गए हैं, इतना लायबिलिटी छोड़ के गए हैं और हर सिस्टम को बर्बाद कर दिए, तो देखे जरा कहाँ से देंगे। इसलिए वो बोलते हैं दिखाइए तो सही 2,500 रुपये देंगे कहाँ से, बार बार क्यों कर रहे हैं। नहीं तो जब आपका बजट ही पास नहीं हुआ तो उससे पहले पैसे दे देंगे क्या? आपने भी तो पिछली सरकार में 2,000 करोड़ रुपए रखे और 1 रुपया दे नहीं पाए। आपकी मंशाएं बताइए, फिर हम भी प्रश्न पूछते हैं कि आपने लोकसभा चुनाव से पहले कहा कि दिल्ली की महिलाओं को 1,000 रुपया देंगे, बजट में आपने ये दिखा भी दिया कि 2,000 करोड़ रुपए हमने रखे हैं, फिर भी दिल्ली की एक भी महिला को पैसा नहीं मिला। पंजाब में नहीं दिया, 3 साल हो गए सरकार बने हुए, फिर 1 रुपया नहीं दिया। तो ये मंशाएं क्या हैं? आपको केवल विषय बनाना है और उन विषयों को जनता में, एक वो किसी शायर ने कहा ना, काम करो ना करो, काम की फिक्र करो, और फिक्र करो ना करो, फिक्र का जिक्र करो कि हमें कितनी फिक्र है दिल्ली की। तो ये फिक्र वाली पार्टी है, दिखाती रहती है जिक्र करो, फिक्र करो, जिक्र करो, फिक्र। काम करते भाई, तुम्हें मौका मिला था, अब हमारी सरकार है कि हमें काम करने तो दीजिए। 50 दिन में हम तुम्हारे पूरे 10 साल के सारे एजेंडा को लागू कर दे क्या? आज एक चीज़ बताइए आप, पहले एलजी का और दिल्ली के मुख्यमंत्री का अधिकारों को लेकर झगड़ा चलता रहता था, अब ये झगड़ा देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब देखना चाह रहे हैं या खुश हैं कि नहीं है? समझना चाह रहा हूँ कि हुआ क्या। अरे भाई, पिछली सरकार में मैं था, मैं ही सब कुछ हूँ। मेरे अलावा किसी को इतना सा भी माइलेज ना मिल जाए, कोई क्रेडिट ना ले जाए, इसलिए उन्होंने 10 योजना जो प्रधानमंत्री जी के नाम की केंद्र सरकार पोषित योजनाएं थी, उन्होंने लागू नहीं होने दी। उन्होंने कहा हम आयुष्मान नहीं आने देंगे, उन्होंने कहा हम पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं आने देंगे। 52,000 फ्लैट बन के 10 सालों के बने हुए मिट्टी हो गए, केवल वो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से थे, दिल्ली सरकार ने गरीबों को दिए नहीं। तो ये सरकारें चाहती ही नहीं थी हम किसी के साथ मिलके काम करें, उनको तो केवल प्रोपोगंडा क्रिएट करना था। एलजी हमारा फाइल रोकता है, हमको ये काम नहीं करने देता। शीश महल बनाया तो फाइल नहीं रोकी क्या एलजी ने? वो कैसे बन गया? आपने कोई भी वॉलेंटियर इतने लगा दिए, डेली का उनको 1,000 रुपया देते थे, करोड़ों रुपए सरकार के बर्बाद कर दिए। वो बोर्ड लेके खड़े होते थे सड़क किनारे, रेड लाइट ऑफ, रेड लाइट ऑन, उनको 1,000 रुपया डेली का आप देते थे, वो एलजी ने मना नहीं किया। आपने इतना करोड़ों रुपए एडवर्टीजमेंट में खर्च कर दिया, वो एलजी ने मना नहीं किया। परंतु जहां आप बोलना चाहते थे तो एलजी ने मना कर दिया। तो क्या पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को दे देना ये बहुत सारी समस्याओं का हल है? देखिए, ये एक डिस्कशन का और स्टडी का विषय है, हो सकता है ऐसा हो, परंतु ये आगे आने वाला समय बताएगा। केंद्र और राज्य जब तक इकट्ठे मिलकर काम करें, और दिल्ली को राज्य के नाते से सारे बेनिफिट मिल ही रहे हैं, हर चीज़ में केंद्र सरकार राज्य के नाते आपको योजनाएं दे रही है, शेयरिंग कर रही है। आज मेट्रो जो है वो आपका 50-50% पे चल रहा है, उसमें आपके जितने हाईवेज़ हैं, जितने आपके एक्सप्रेसवेज़ हैं, सब केंद्र सरकार राज्य की योजनाएं हमें दे ही रही है। तो ऐसा नहीं है कि इसके इंतज़ार में कोई दिल्ली का डेवलपमेंट रुक रहा है। और ये आगे आने वाले समय में यदि कुछ केंद्र निर्णय करता है तो
जो संभव होगा वो हमने देखा बहुत सारी बसें हैं जो बारापुल्ला फ्लाईओवर के नीचे डिपो में खड़ी हुई हैं, शायद वो इलेक्ट्रिक बसें हैं, कई महीनों से खड़ी हैं, चुनाव के पहले से। ये सड़क पर कब आएंगी? बहुत जल्द आएंगी। उनकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं की गई थी, उनके सर्टिफिकेशन कुछ भी नहीं था, जिसको हम सब कब करवाने में लगे हुए हैं, और वो भी केंद्र सरकार के द्वारा दिया हुआ ही यहाँ पे दिल्ली के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, और जिसको हम बहुत जल्द लेके आने के लिए कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा गुप्ता जी, आपका। बहुत दिलचस्प बातचीत रही उनके छात्र जीवन से लेकर राजनीति में आने और राजनीति में अब इस वक्त के दिल्ली के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। आप बने रहिए NDTV पर।